नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं आपके पास प्रसंग में एक बिल्कुल नए विषय पर नया वीडियो लेकर। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलता रहे। आपसे एक और गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। आजकल लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, सब दूर चुनावों की बातचीत ही होती रहती है। बहुत दिनों से टीवी चैनलों पर इस बात को लेकर बहस चल रही है कि इस बार लोकसभा में कम लोगों ने वोट डाला है, उसका क्या नतीजा निकलेगा, उसका किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। आपको याद होगा एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि वोट का प्रतिशत बढ़ जाने मात्र से लोकतंत्र बेहतर नहीं होता। दरअसल लोग वोट किस आधार पर डालते हैं, सोच विचार कर डालते हैं या बिना सोचे डालते हैं, वोट की क्वालिटी क्या है, इस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। आजकल टीवी चैनल हमें बताते रहते हैं कि लोगों के सामने क्या मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि को बड़ा चुनावी मुद्दा बताया जाता है और कहा जाता है कि इन्हीं मुद्दों पर लोग सोच विचार कर अपना वोट डालते हैं। दूसरी ओर हम ये भी जानते हैं कि भारत में जाति, धर्म, कम्युनिटी फीलिंग ऐसे समीकरण चुनाव में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। राजनीतिक दल अक्सर टिकट बांटते समय इन समीकरणों का ही ध्यान रखते हैं। कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति दलितों का नेता है, वो व्यक्ति पिछड़ों का नेता है, वो व्यक्ति तो अति पिछड़ों का नेता है। इस चुनाव में यह भी कहा जा रहा है कि आदिवासी नाराज हैं, इसलिए उनके वोट किसी खास पार्टी को पड़ सकते हैं। और चुनाव के दौरान वोटरों को रुपए, शराब, कपड़े आदि बांटने का दौर भी खूब चलता ही है। आजकल चुनाव खर्च का एक बड़ा भाग इसी में लगता है। इस बुराई को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी संख्या में अपनी टीमें भी लगाई हुई हैं। फिर भी सबका मानना है कि इसको पूरी तरह से रोकना संभव नहीं है। तो आइए आज जरा इस बात पर गौर करते हैं कि लोग आमतौर पर किस आधार पर वोट देते हैं, हमारी डेमोक्रेसी की क्वालिटी क्या है। बहुत साल पहले जब मैं सागर जिले में कलेक्टर था, सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन वहां पर एक विधानसभा क्षेत्र के विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे। वे मध्य प्रदेश में आज वरिष्ठ मंत्री हैं। उस समय मेरी उनके साथ बड़ी अच्छी बनती थी। एक दिन बातों बातों में मैंने उनसे पूछ लिया कि कांग्रेस की सरकार में आप लोगों के काम तो करा नहीं पाते, फिर चुनाव कैसे जीतते हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा कि लोगों को एक गलतफहमी है कि काम करने से वोट मिलते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी छोटी सी विधानसभा है और लगभग हर घर से उनके व्यक्तिगत संबंध हैं। वे सभी लोगों के हर छोटे बड़े फंक्शन में जाते हैं, चाहे शादी ब्याह हो, मुंडन कंछेदन हो या मृत्यु भोज हो। लोगों को उनसे आत्मीयता मिलती है, इसलिए वो उन्हें वोट देते हैं। मुझे ये बात जंची। ये भी सच है कि वो आज तक चुनाव हारे नहीं हैं। इसका उलट उदाहरण भी मैंने देखा है। अशोक राव जी मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे। एक दिन मैं किसी काम से उनके पास बैठा था, साथ में तत्कालीन संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर सिद्दीकी भी बैठे हुए थे। एक सज्जन माननीय मंत्री जी से मिलने आए और उन्हें कोई सरकारी काम बताया। राव साहब ने कहा कि मैं संचालक को बता देता हूं, यदि कानून में संभव होगा तो वो कर देंगे। इस बात पर वो सज्जन नाराज हो गए और कहने लगे कि अगर कानून में संभव होता तो सीधे संचालक से ही ना करा लेता। मंत्री के पास तो मैं इसलिए आया हूं कि कानून में संभव नहीं है। मैंने और मेरे पूरे गांव ने आपको वोट दिया था, अब आपको मेरा काम तो करना ही होगा। राव साहब कुछ देर के लिए चुप हो गए, उसके बाद बोले, गलत काम तो नहीं करूंगा, अगली बार वोट मत देना। ये उदाहरण मैंने सिर्फ इसलिए दिए हैं कि तब और आज का फर्क समझ सकें। आज तो आप जानते ही हैं कि हमारे नेता निर्लज्जता से नोट लेकर वोट मांग रहे हैं। निर्वाचन आयोग में काम करते हुए मैंने सुना था कि दक्षिण भारत में वोटिंग के एक दिन पहले आपके घर में हर वोटर के लिए 1000 रुपए के मान से कड़क नोट आ जाते हैं। आज तो पूरे देश में ये हो रहा है। इस वीडियो में असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा पकड़ी गई शराब और नकदी के बारे में बताया गया है। देखिए।
ये बात आम है। चुनाव के पहले लोगों को बकरा भात नहीं खिलाया, शराब नहीं पिलाई, तो भला वोट कैसे मिलेंगे? कुछ साल पहले पंजाब के चुनावों में आयोग की ओर से मैं प्रभारी था। उस चुनाव में हमने नारकोटिक्स ब्यूरो की मदद से सैकड़ों करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े थे। चुनाव के बाद तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को इसके बारे में पत्र भी लिखा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई हुई ऐसा मुझे नहीं लगता। छत्तीसगढ़ में हम इससे कुछ आगे ही निकल गए। मैंने अजीत जोगी जी को चुनाव प्रचार में लोगों से यह कहते सुना है कि अगर तुम्हें कोई पैसे देने आए तो उससे पैसे जरूर ले लेना, लेकिन वोट हमें ही देना। जहां तक मुझे याद है, इस भाषण की शिकायत भी चुनाव आयोग में हुई थी कि जोगी जी लोगों से वोट के लिए रिश्वत लेने को कह रहे हैं। सच तो यह है कि चुनाव में जो काला पैसा बड़े पैमाने पर खर्च होता है वो वोटरों को बांटने में ही लगता है। चुनाव आयोग ने इस पर लगाम कसने के लिए काफ़ी तैयारियां भी की हैं, जांच चौकियां बनाई हैं, लेकिन हर चुनाव में इसका असर बढ़ता ही जा रहा है। बहुत से वोटर तो ये कहने लगे हैं कि वोट के बाद तो ये नेता हमसे वैसे भी बात नहीं करेंगे, तो अपना काम कराने के लिए हमें रिश्वत देनी ही होगी। इसलिए वोट के समय अगर हमें कुछ मिल रहा है तो क्यों ना लें। आजकल पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में बाकायदा घोषणा करके कहना शुरू कर दिया है कि जीतने के बाद हम आपको किस किस योजना में कितने पैसे दिलाएंगे। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना हो या मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, दोनों इसी श्रेणी में आते हैं। कांग्रेस पार्टी वादा कर रही है कि चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देगी। छत्तीसगढ़ में धान का बढ़ा हुआ मूल्य, केंद्र सरकार को द्वारा किसानों को दी जाने वाली नगद राशि और 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त अनाज, इसी तरह की योजनाएं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी पहले इसे रेवड़ी बांटना कहकर हंसी उड़ाते थे, लेकिन अब तो भाजपा ने भी रेवड़ी कल्चर को अपना ही लिया है। इस बारे में प्रधानमंत्री जी पहले क्या कहते थे वो इस वीडियो में देखिए। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, केजरीवाल फ्री बीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। और मैं बताता हूं आपको इस देश में फ्री की रेवड़ी कौन बांट रहा है। हजारों करोड़ रुपए के ठेके देते हैं, अपने को देते हैं, अपने दोस्तों को ठेके देते हैं वो सारे, और सारी सुविधाएं अपने मंत्रियों को देते हैं। जनता सुविधा मांगे तो कहते हैं कि नहीं नहीं ये फ्री भी रेवड़ी बांट रहे हैं। जनता को सुविधाएं नहीं देंगे। वोट देने वाले अक्सर ये भूल जाते हैं कि धन और दूसरी वस्तुएं निःशुल्क बांटने का वादा करने वाले नेता कोई अपने घर से ये पैसा नहीं देंगे। वो तो जनता पर टैक्स लगाकर जनता से वसूल किया गया धन ही जनता को लौटा देंगे और क्रेडिट स्वयं ले लेंगे। अगर कोई चरवाहा किसी भेड़ से कहे कि मैं तुमको तुम्हारे बाल निकाल कर उन्हीं बालों का कोट बना के दूंगा, तो क्या भेड़ को उससे कोई लाभ होने वाला है? जनता आज उसी भेड़ की तरह है। भारत में वोट का दूसरा बहुत बड़ा आधार जाति है। बिहार में तो कहावत है, रोम पोप का मधेपुरा गोप का, अर्थात मधेपुरा में केवल यादव ही चुनाव जीत सकते हैं। अन्य स्थानों पर भी सभी पार्टियां जातिगत गणित के आधार पर टिकट का वितरण करती हैं। जिस जाति का प्रभुत्व जिस क्षेत्र में है उस जाति का उम्मीदवार ही वहां से चुनाव जीत सकता है। दूसरी जाति का उम्मीदवार कितना भी योग्य क्यों ना हो, जीत नहीं सकता। बड़े बड़े चुनाव विश्लेषक टेलीविजन चैनलों पर बैठकर इस पर चर्चा और बहस करते हैं, पर कोई ये नहीं कहता कि ये देश के लिए कितना घातक। 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के जाति कार्ड खेलने के लिए जातिगत जनगणना की मांग शुरू कर दी थी।
इसी पर राहुल गांधी जी का एक वीडियो भी देखिए। पे आपने 50% का कैप लगा रखा है, उसको हटा दीजिए। तो मोदी जी का सेंसस का डेटा आप रिलीज कीजिए, देश की जनता को पता लग जाए देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये ओबीसी पर अपमान है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहा करते थे कि भारत में दो ही जातियां हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब, और कोई जाति नहीं है। लेकिन हाल ही में छत्तीसगढ़ में चुनाव अभियान के दौरान एक साहू बहुल क्षेत्र में उन्होंने भी जाति के आधार पर वोट मांगने से परहेज नहीं किया और ये कह ही डाला कि गुजरात में साहू को ही मोदी कहते हैं। ये कहकर वो यही इंगित कर रहे थे कि वे भी साहू हैं, इसलिए साहू समाज का वोट उनके नाम पर ही पड़ना चाहिए। उसे इस वीडियो में देखिए। अब यहाँ जो साहू समाज है, अगर वो गुजरात में हो तो उनको लोग मोदी कहते हैं। कांग्रेस सहित बहुत सी पार्टियां जाति के आधार पर वोट मांगकर चुनाव जीतती थीं। मायावती जी ने तो दलितों और ब्राह्मणों को साथ लाकर चुनाव लड़ने को सोशल इंजीनियरिंग का नाम दे दिया था। भाजपा को लगा कि भारत की डेमोग्राफी को देखते हुए इससे पार पाने के लिए जाति के स्थान पर धर्म का सहारा लेना होगा। सभी जातियों के बहुसंख्यक हिंदू अगर एक साथ आ गए तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता। इसलिए भाजपा ने धार्मिक ध्रुवीकरण का सहारा लिया। इस वीडियो में देखिए कि जहां अखिलेश यादव जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, वहीं भाजपा के सुब्रत पाठक धार्मिक जनगणना की मांग कर रहे हैं। समय पर जातिगत जनगणना की मांग उठाती रही है। यूपी में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान भी समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से ही राज्य में जातिगत जनगणना की मांग की है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी विधायकों ने विधानसभा में इसकी एक बार फिर मांग उठाई है। इसको लेकर पहले भी कई बार अखिलेश चर्चा कर चुके हैं। जो आरक्षण मिलना चाहिए था, अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती, तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। और जनगणना की बात कोई पहली नहीं हुई है बात। आप याद कीजिए, जिस समय जाति जनगणना की बात हुई, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में रही कि सभी जातियों की जनगणना की जाए। लेकिन अब बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के इस मांग की काट खोज ली है। कन्नौज से बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक ने मंगलवार को अपनी एक मांग रखते हुए कहा, अखिलेश जी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं तो मैं उसमें धार्मिक जनगणना की मांग जोड़ता हूं। मैं ठीक है, अखिलेश जी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं तो मैं उसमें अपनी बात जोड़ते हुए मैं पहले देश में धार्मिक जनगणना होनी चाहिए। तो चूंकि हिंदुस्तान का जब विभाजन हुआ था तो संप्रदाय के आधार पर हुआ था, उसमें इसका पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। उस समय पर भारत में 7% अल्पसंख्यक थे। अब बढ़कर कितने हो गए हैं, तो देश में कितने मुस्लिम हैं, कितने ईसाई हैं, और इनकी भी एक जनगणना हो ताकि उसके बाद में फिर जाति की जनगणना हो, तो ताकि उसमें फिर लोगों को ये समझ में आ सके कि हमारे अधिकारों को, जिन अधिकारों की हम मांग कर रहे हैं, उन अधिकारों के प्रति हमारे दूसरे धर्म के लोग हमारी जाति से उनकी संख्या कितनी अधिक है, तो कम से कम लोगों की समझ में आए कि अगर वो 100 हैं तो हम कितने हैं, हमारी जाति उसके मुकाबले कितनी है, ये बात लोगों की समझ में आएगी। तो पहले धार्मिक जनगणना हो, उसके बाद में फिर जातीय जनगणना हो। जाति और धर्म में कौन अधिक अलगाव करता है, ये टेलीविजन पर वाद विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन सच तो यह है कि देश के लिए दोनों ही बुरे हैं। दोनों ही को वोटिंग का आधार नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्म आज वोट मांगने का सबसे बड़ा आधार बन चुका है। मध्य प्रदेश में भाजपा के नेता नंद कुमार सिंह चौहान किस तरह से राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लोगों से राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव होने हैरानी की बात तो ये है कि कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, आज एक यही मुद्दा, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है। मेरे जैसे व्यक्ति को भाजपा के लिए वोट देने के लिए ये एक ही मुद्दा काफी है, एक ही मुद्दा काफी है। प्रधानमंत्री जी आजकल स्वयं धर्म के नाम पर वोट मांगने लगे हैं। मंगलसूत्र पर उनके भाषण में ये कहा जाना कि कांग्रेस की सरकार आई तो वो हिंदुओं का पैसा मुसलमानों में बांट देगी, देश को अलगाववाद की ओर ले जाने वाला कदम ही कहा जाएगा।
शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से कर्नाटका विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही तो प्रधानमंत्री जी ने जय बजरंगबली की हुंकार रैली में कर दी। ये और बात है कि उसका चुनाव परिणाम पर ज्यादा असर नहीं हुआ। Cry as Karnataka inches closer to assembly elections next week. दोनों हाथ बढ़ करके मेरे साथ बोलिए, बजरंगबली की, बजरंगबली की। A day after Prime Minister Narendra Modi exhorted people to chant. मुस्लिम नेता भी इसी तरह के धार्मिक अलगाववाद का राग अलाप रहे हैं। इस वीडियो में आप असदुद्दीन ओवैसी को यह कहते हुए सुन सकते हैं कि मुसलमानों का वोट मुस्लिम नेताओं को ही मिलना चाहिए। बयान से विवादों में घिर गए ओवैसी ने महाराष्ट्र के बीड में एक रैली के दौरान कुछ ऐसी बातें कह दी जिस पर जमकर सियासत हो रही। ओवैसी ने अपने समर्थकों से धर्म के आधार पर उम्मीदवारों को जिताने की बात कही, जिसके जवाब में बीजेपी नेता ने कह दिया कि ऐसे नेताओं का सिर कुचल देना चाहिए। सेकुलरिज्म को अगर जिंदा रखना है तो अपने हक के लिए लड़ो, एक सियासी ताकत बनो, अपने उम्मीदवारों को कामयाब करो। डरने और घबराने की बात नहीं है, बल्कि अगर मुसलमान सियासी तौर पर मजबूत होगा, हिंदुस्तान की जमहूरियत मजबूत होगी, हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म मजबूत होगा, रूल ऑफ लॉ मजबूत होगा। तो आप ही फैसला करिए कि आपका वोट किस आधार पर पड़ेगा। आप योग्य और देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाले उम्मीदवार को वोट देंगे या पैसे लेकर जाति धर्म के आधार पर अयोग्य को जिताएंगे। अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं एक और किस्म के वोटर के बारे में बात करूंगा जिसके बिना आज की बात पूरी नहीं होगी। ये वोटर है अंधभक्त वोटर। वो भक्ति में किस प्रकार लीन है इस पर कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप इस वीडियो में स्वयं ही देख सकते हैं। बेरोजगार आदमी हूँ, मैं बेरोजगार आदमी, मेरे को चिंता नहीं है। आलू टमाटर 150 रुपए किलो हो जाए बेशक। मोदी 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 वाली लहरें आई, पाकिस्तान को धूल चट। सिलेंडर 2000 रुपए का हो जाए, चाहे पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो जाए, लेकिन हम वोट देंगे मोदी जी को ही। याद रखिएगा, आपके वोट की बड़ी कीमत है। टेलीविजन चैनल इस बात से चिंतित हैं कि इस बार वोटिंग कम क्यों हो रही है, परंतु मैं तो इस बात से चिंतित हूं कि वोटिंग किस आधार पर हो रही है। मुझे महान विचारक जोसेफ दी मेस्त्रे की बात याद आती है, जिन्होंने कहा था, एवरी कंट्री हैज द गवर्नमेंट इट डिजर्व्स। भला भारत किस प्रकार के जनप्रतिनिधि डिजर्व करता है, ये तो आप ही तय करेंगे। हैप्पी वोटिंग। नमस्कार।